हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के लिए थोड़ा सा अपने दिमाग को खोल के रखना है और रूम के अंदर जो भी स्ट्रक्चर मैं बताता हूं उसको ध्यान रखना है, क्योंकि ये 2D के बजाय 3D में समझने में ज़्यादा हेल्पफुल है। और अगर आप केवल 2D को सोचेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट है इसको समझना। तो आज से स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जो मैक्सिमम मैं यूज करूंगा वो कौन सी स्ट्रक्चर होगी? क्यूब। तो अपन सबसे पहले क्यूब के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन। ये मैंने क्यूब ड्रॉ किया है। इस क्यूब में कितने कॉर्नर्स है? तो आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है? कॉर्नर्स। कॉर्नर को मैं डिफाइन करना चाहूं तो कैसे डिफाइन कर सकता हूं? जहां पे तीनों एक्सिस x, y और z एक दूसरे को कट करते हैं, वो अपने पास क्या है? कॉर्नर। नेक्स्ट अपने पास है एज। व्हाट इज मीन बाय एज? द लाइन, स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू कॉर्नर्स विच जॉइंस टू कॉर्नर्स। तो यहां अगर बात करते हैं अपने पास एज, ध्यान से देखें कितनी एजेस अपने पास में। मैं ड्रॉ करता हूं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अपने पास टोटल एजेस कितनी हो गई? 12। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फेस। एक क्यूब के अंदर कितने फेस होंगे? तो फेस क्या है? द स्पेस बिटवीन टू एक्सिस। द स्पेस बिटवीन टू एक्सिस। तो अपने पास अगर मैं ड्रॉ करता हूं, इसको अपन क्या बोलेंगे? एक फेस, प्लेन भी कह सकते हैं इसको। तो ये दो एक्सिस के बीच में, तो ऐसे कितने फेसेस अपने पास में है? तो अपने रूम को आप देखिए तो आपको दिखेगा अपने 4 तो दीवारें, 1 2 3 4, एक ऊपर छत और एक नीचे फर्श। तो ये भी अपने लिए दीवार ही है, या मैं कह दूं फेस है। तो टोटल अपने पास कितने फेसेस हो गए? 6। कितने फेस है? 6। फिर अपन बात करते हैं इस स्ट्रक्चर का सेंटर, वो केवल एक ही होगा, जिसको अपन बोल सकते हैं क्यूब सेंटर, या यहां अपन बोलेंगे इसको बॉडी सेंटर। कितने हो गए अपने पास? 1। ये जनरल इंफॉर्मेशन है किसकी? एक क्यूब की। अब इसी क्यूब में बात करते अपन पार्टिसिपेशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिसिपेशन ऑफ पार्टिकल का मीनिंग क्या है कि अगर मैं किसी कॉर्नर पे या एज पे या फेस पे या बॉडी सेंटर पे किसी भी एक स्फेरिकल पार्टिकल को रख देता हूं, तो उस स्फेरिकल पार्टिकल का कितना पार्ट इस क्यूब के अंदर जाएगा? ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। एक स्फेरिकल पार्टिकल, मान लो एक बॉल ले लेते हैं अपन, या एक लड्डू ले लेते हैं। तो अगर मैं उस बॉल को या उस लड्डू को यहां कॉर्नर पे रख दूं,
तो इस क्यूब के अंदर अगर कोई आदमी खड़ा है तो वो इस लड्डू का कितना पार्ट खा पाएगा? क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं? अगर एक लड्डू मैं कॉर्नर पे रख दूं और कोई आदमी क्यूब के अंदर है तो क्यूब में खड़ा खड़ा उस लड्डू का कितना पार्ट खाएगा? तो मैंने ये लड्डू ड्रॉ कर दिया। अब 3D में इमेजिनेशन है कि इसका कितना पार्ट इस क्यूब के अंदर आएगा। तो इसको समझने के लिए अगर बात करते हैं, मैं इस कॉर्नर को ले लूं। अब ध्यान से देखना कि इस क्यूब के अराउंड कितने और क्यूब्स है? आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और इसके ठीक पीछे भी 4 क्यूब्स होंगे। तो टोटल मिलाकर कितने क्यूब्स हो गए? 8। इसको भी ध्यान से देखिए। अगर मैं कहता हूं इसके अराउंड कितने क्यूब्स है, वही ध्यान से देखना 1 2 3 4 और अभी भी अपने पास इसके आगे 4 क्यूब्स और आएंगे। यानी टोटल मिला के ये एक स्फेरिकल पार्टिकल कितने क्यूब में जाएगा? टोटल मिला के 8 क्यूब्स में। तो अगर मैं कहता कि एक क्यूब में इस स्फेरिकल पार्टिकल का कितना पार्ट आएगा, तो अगर 8 में 1 है तो 1 में कितना? 1/8। तो पार्टिसिपेशन ऑफ पार्टिकल्स की अगर बात करते हैं तो पार्टिसिपेशन ऑन कॉर्नर कितना हो जाएगा? 1/8, क्योंकि 8 क्यूब्स में एक पार्टिकल है तो एक क्यूब में कितना पार्टिकल हो गया? 1/8। अब बात करते हैं पार्टिसिपेशन ऑन एज। तो फिर से वही, अपन स्फेरिकल पार्टिकल को कहां रखते हैं? एज सेंटर पे। ये मैंने एज सेंटर पे रख दिया। अब इमेजिनेशन करना कि इस पार्टिकल को सराउंड करने के लिए और कितने क्यूब्स चाहिए। थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। तो मैं यहां देख रहा हूं एक क्यूब ये है, ये दूसरा क्यूब दिख रहा है सबको, और इसके आगे 2 क्यूब और रखेंगे अपन। तो अब ये पूरा पार्टिकल सराउंड हो गया कितने क्यूब से? 1 2 और 2, 4 क्यूब्स सराउंड 1 पार्टिकल। 4 क्यूब सराउंड 1 पार्टिकल। तो 1 क्यूब में पार्टिसिपेशन कितना हो जाएगा? 1/4। क्लियर है? 4 क्यूब्स में एक पार्टिकल, तो एक क्यूब में कितना पार्टिसिपेशन हो गया? 1/4। अब मैं नेक्स्ट पार्टिकल का रखता हूं फेस पे। ये रहा मेरा फेस, ये ले लें या ये ले लें। ये मैंने फेस पार्टिकल ले लिया, फेस सेंटर पे रखा। अगर फेस सेंटर पे रख देते हैं तो अब सोचिए इसको कवर करने के लिए कितने क्यूब्स रिक्वायर्ड है? ये एक क्यूब और ये सेकंड, तो टोटल कितने क्यूब्स हो गए? 2। तो ये एक पार्टिकल 2 क्यूब्स में, तो एक क्यूब में इसका कितना पार्ट हो गया? पार्टिसिपेशन ऑन फेस सेंटर कितना हो गया? 1/2। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पार्टिसिपेशन ऑन बॉडी सेंटर। तो मैंने पूरा पार्टिकल कहां रख दिया? इस क्यूब के सेंटर पे। तो बताइए कितने क्यूब इसको सराउंड कर रहे हैं? तो एक, यानी बॉडी सेंटर पे जो पार्ट आएगा वो कितना आएगा? 1। क्लियर है? ये अपने पास हो गया क्यूब एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन कॉर्नर, ऑन एज सेंटर, ऑन फेस सेंटर एंड ऑन बॉडी सेंटर।
अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन। अगर मैं क्वेश्चन देता एक, क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल ए इज प्रेजेंट ऑन कॉर्नर्स एंड पार्टिकल बी इज प्रेजेंट ऑन edge center, then what is the formula of compound? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। पार्टिकल ए कहां पर है, कॉर्नर्स। पार्टिकल बी कहां पर है, एज सेंटर। टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं अपने पास, कॉर्नर्स होंगे 8 और एजेस होगी अपने पास 12। तो 8 पार्टिकल्स 8 कॉर्नर्स पे है, 12 पार्टिकल्स 12 एजेस पे है। लेकिन क्या ये 8 पार्टिकल पूरे के पूरे क्यूब में पार्टिसिपेशन देते हैं, आंसर है नहीं। तो कॉर्नर्स पे एक पार्टिकल कितना पार्टिसिपेशन देता है, 1/8। तो 8 पार्टिकल्स कितना पार्ट देंगे, तो अगर मैं कहता पार्टिसिपेशन, तो कॉर्नर पे कितना है 1/8, यहां पे कितना है 1/4, ये पार्टिसिपेशन है। और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये पार्टिसिपेशन। तो मैंने कहा ए कितना हो गया, 8 पार्टिकल्स गिव्स 1/8 पार्टिसिपेशन, सो टोटल नंबर ऑफ ए इज 1। क्लियर है। 8 कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल्स है, लेकिन एक पार्टिकल केवल क्यूब में 1/8 पार्ट देता है। तो 8 पार्टिकल्स कितना पार्ट देंगे, टोटल मिला के 1। टोटल एजेस अपने पास है 12। 12 एजेस पे 12 पार्टिकल्स होंगे बी टाइप के, लेकिन हर एक पार्टिकल अपना केवल 1/4 पार्ट क्यूब में देगा। तो टोटल बी का क्यूब में पार्टिसिपेशन कितना हो गया, 12 इंटू 1/4, दैट इज B3। सो दैट द फॉर्मूला of the compound will be A1B3। क्लियर है। मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूं, क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं अपन। मैंने कहा पार्टिकल ए ये होता कॉर्नर पे, पार्टिकल बी फेस सेंटर पे, then formula of compound will be, क्वेश्चन को फिर समझना है, ए कॉर्नर पे है और बी फेस सेंटर पे। तो फिर से मैंने कहा ए कॉर्नर पे, कॉर्नर्स कितने हैं 8, बी
फेस सेंटर पे फेसेस कितने अपने पास 6। बात करते हैं पार्टिसिपेशन की। तो कॉर्नर पे पार्टिसिपेशन कितना होता है 1/8 और फेस सेंटर पे पार्टिसिपेशन कितना होता है 1/2। ये पार्टिसिपेशन है। तो मैंने कहा 8 पार्टिकल्स which gives 1/8 participation. So total number of A क्या हो जाएगा 8 इंटू 1/8 और B अपने पास फेस सेंटर पे 6 पार्टिकल्स है तो टोटल नंबर ऑफ B 6 फेस सेंटर पे है और पार्टिसिपेशन 1/2। क्लियर है। तो यहां आ गया अपने पास A1 और B3। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा AB3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा ए कॉर्नर, बी फेस सेंटर और सी बॉडी सेंटर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ये क्वेश्चन है। ए कहां पे है कॉर्नर पे, कॉर्नर 8। बी कहां पे फेस सेंटर पे, फेस कितने 6। सी कहां पे बॉडी सेंटर पे, बॉडी सेंटर कितने 1। फिर कॉर्नर पे पार्टिसिपेशन कितना 1/8, फेस सेंटर पे पार्टिसिपेशन कितना 1/2, बॉडी सेंटर पे पार्टिसिपेशन कितना 1। यहां ए कितना हो गया 1, बी कितना हो गया 3, सी कितना हो गया 1। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज AB3C। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए कॉर्नर, बी फेस सेंटर, सी एज सेंटर। कॉर्नर्स कितने 8, पार्टिसिपेशन 1/8, फेस 6, पार्टिसिपेशन 1/2, एजेस 12, पार्टिसिपेशन 1/4, number of particles 1, 3, 3। formula of compound is A1 B3 C3। clear। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कॉर्नर, बी फेस सेंटर। यहां एक छोटी सी कंडीशन डाल रहा हूं, ध्यान से सुनना। छोटी सी कंडीशन डाल दी। कंडीशन है इफ वन पार्टिकल ऑफ ए is missing from one corner, then what is the
फॉर्मूला ऑफ डिफेक्टेड क्रिस्टल। क्वेश्चन में छोटा सा चेंज क्या हुआ है कि वन पार्टिकल ए क्या है, मिसिंग। कहां से मिसिंग है? एक कॉर्नर से। कॉर्नर कितने अपने पास? 8। 8 में से एक कॉर्नर से ए मिसिंग है। तो अब एक कितने कॉर्नर्स पे है? 7 कॉर्नर्स पे। लेकिन 7 कॉर्नर्स पे होने से इसका पार्टिसिपेशन चेंज थोड़ी ना होगा। इट मींस इसका पार्टिसिपेशन अभी भी कितना रहेगा? 1/8। बी अपने पास रेगुलर ट्रेंड में क्या है? फेस सेंटर, तो फेसेस 6 और पार्टिसिपेशन कितना? 1/2। तो यहां ए अपने पास आ गया 7/8 और बी कितना आ गया? 3। इसका सिंपल रेशियो लेते हैं तो 7/8:3, तो ये हो गया 7:24, ये इधर चला जाएगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिफेक्टेड क्रिस्टल? फॉर्मूला ऑफ डिफेक्टेड क्रिस्टल क्या हो गया अपने पास? A 7, B 24। क्लियर बच्चों? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? ये समझ में आ गया डिफेक्टेड क्रिस्टल का? ये कुछ क्वेश्चंस कर लिया अपन ने पार्टिसिपेशन पे बेस्ड। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं कुछ और डेफिनेशंस की अगर बात करते हैं। जो इस चैप्टर में अपने पास यूज में आएगी। तो सबसे पहली डेफिनेशन है यूनिट सेल। व्हाट इज यूनिट सेल? यहां चैप्टर अपने पास है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा हूं। अब बात है किसकी? क्रिस्टल की। मैंने बोला इसकी स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं। अब दिमाग में आता है कि अच्छा केवल क्रिस्टल की स्ट्रक्चर ही क्यों, किसी और की क्यों नहीं? तो अपने पास टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की अगर बात करते हैं तो 2 टाइप के सॉलिड्स अपने पास। एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एक है अमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसे सॉलिड्स होंगे? जिनमें स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज ईच एंड एवरी पार्टिकल हैव डेफिनेट डिस्टेंस विथ ईच अदर एंड डेफिनेट एंगल। ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिसकी स्ट्रक्चर को हम डिफाइन कर सकते हैं, जहां हर एक बॉन्ड एंगल या एंगल बिटवीन एक्सिस और द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल इज डिफाइंड। ऐसी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्रिस्टल, या मैं कह दूं क्रिस्टल की जनरल स्ट्रक्चर या जनरल डेफिनेशन, हैविंग डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स विद डेफिनेट ज्योमेट्री। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, डेफिनेट ज्योमेट्री एंड डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। कहीं भी इरेगुलरिटी अरेंजमेंट में नहीं होगी। ऐसे स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। दूसरी होगी अपने पास अमॉर्फस स्ट्रक्चर। अमॉर्फस का मीनिंग क्या है कि जहां पे जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर नहीं होगा, जो ज्योमेट्री है वो डिफाइन नहीं होगी, यानी एंगल्स हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो उस स्ट्रक्चर को हम अमॉर्फस बोलेंगे। इस चैप्टर में सॉलिड स्टेट में जो भी अपने को डिफाइन करना है, किसके लिए डिफाइन करना है? क्रिस्टल के लिए।
इसका मतलब रेगुलर अरेंजमेंट हो गया। उस रेगुलर अरेंजमेंट में मैं डिफाइन कर रहा हूं यूनिट सेल। व्हाट इज द यूनिट सेल? तो स्मॉलेस्ट smallest repeating unit in the crystal which define all the properties of crystal or structure। यहां इंपॉर्टेंट बात है स्मॉलेस्ट और रिपीटेटिंग। क्रिस्टल 3D स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ी स्ट्रक्चर से मिलियंस और बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। उन मिलियंस और बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स मैं एक ऐसी स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग यूनिट को निकालूंगा जो क्या कर सकती हो, डिफाइन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल की सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकती हो। ऐसी स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग यूनिट को हम क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। जैसे अगर मैं बात करता कि अपने पास कोई भी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में बहुत सारे रूम्स हैं और पूरी बिल्डिंग रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ रूम्स विद डेफिनेट ज्योमेट्री से बनी हुई है। तो मान लो थाउजेंड्स ऑफ रूम्स होते हैं उसमें, तो क्या हम हर एक रूम को जाके चेक करेंगे और फिर हर एक रूम को डिफाइन करेंगे, देन फिर उस बिल्डिंग को डिफाइन करेंगे? आंसर है नहीं। अगर पहली ही लाइन में मुझे पता है कि दिस बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ rooms having regular arrangement with definite geometry, तो मैं क्या करूंगा? एक स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग, जिसको मैं रूम को, एक ऐसा रूम जो छोटे से छोटा हो और जिसको मैं बार बार रिपीट करूं तो पूरी बिल्डिंग बन सकती हो, तो उस रूम को डिफाइन करूंगा। क्यों? वो रूम ही क्या करेगा? उस पूरे क्रिस्टल को या पूरी बिल्डिंग को डिफाइन कर देगा। तो इस तरीके से हम किसी भी क्रिस्टल में एक स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग यूनिट को निकालेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। हर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ऐसी यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। उस स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग यूनिट को ही हम क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। यहां कंडीशन है कि वो क्रिस्टल की सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करनी चाहिए। स्मॉलेस्ट का मतलब ये नहीं है कि हमने स्मॉलेस्ट पार्ट ले लिया क्रिस्टल का और देन उसको डिफाइन कर रहे हैं कि वो यूनिट सेल। आंसर है नहीं। वो स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग जो उस क्रिस्टल के सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकती हो, उस स्मॉलेस्ट यूनिट को लेना है। हो सकता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट 2 रूम की भी बन सकती है, 3 की भी बन सकती है, 4 की भी, जो पूरी बिल्डिंग को डिफाइन करेगी। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। आगे जब अपन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। तो ये अपने पास हो गया यूनिट सेल। नेक्स्ट है अपने पास क्रिस्टल लैटिस। व्हाट इज मीन बाय क्रिस्टल लैटिस? एक मैंने क्रिस्टल लिया और उस क्रिस्टल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को मैं 3D में अरेंज करता हूं। ये मैंने किसी क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज करा 3D में। तो क्या आपको यहां कोई स्ट्रक्चर दिख रही है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं? आंसर है नहीं। लेकिन इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अगर स्ट्रेट लाइंस से ज्वाइन कर दें, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे एक क्यूब का फॉर्मेशन हो गया। अब तुम कहोगे क्यूब क्यों? क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं यहां हर एक एंगल 90 का है और
जो भी एज लेंथ है वो सारी इक्वल है। क्यूब के लिए मैंने कंडीशन लगा दी है, मैथ्स में अपन 10th क्लास में पढ़ते हैं कि क्यूब में a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी एंड एल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये क्यूब बोलते सिंपल सी बात है, अपने को पता है। तो यहां ये देखने में मत जाना ये सर ये क्या बना दिया, तो थोड़ा बहुत तो ही जाता है ऐसे, इसमें क्या दिक्कत है, कोई परफेक्ट थोड़ी ना यहाँ पे। थोड़ा सा ऐसे बना लो, कहाँ दिक्कत है, ये लो। नहीं तो बोलेंगे सर ने पता नहीं क्या ड्रॉ कर दिया। क्लियर है, अभी भी थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा, कोई बात नहीं, अपने को तो समझना है। क्लियर है, तो यहाँ a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी एंड एल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90, इट मीन्स ये क्यूब है। अब ये क्यूब कैसे बना, तो मैंने कहा मैंने तो केवल क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 3D में अरेंज करे और उनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ डेफिनेशन क्या बनी क्रिस्टल लैटिस या लैटिस की, when we arrange all the constituent particles in 3D and join those particles through straight lines, then a three-dimensional structure is formed in 3D. That three-dimensional structure is known as crystal lattice. ऐसे में खूब सारे पार्टिकल बना बना के क्या कर देता हूं, अगर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देता हूं तो जितनी चाहो उतनी बड़ी स्ट्रक्चर बन सकती है। वो स्ट्रक्चर ही अपने पास क्या है, क्रिस्टल लैटिस। लेकिन मिलियंस और बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स को यहां अरेंज करना पॉसिबल नहीं है, यानी मैं क्रिस्टल की पूरी स्ट्रक्चर को यहां ड्रॉ नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी मुझे क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, इसीलिए यहां पे अपनी जो हेल्प करेगा वो कौन हेल्प करेगा, ये यूनिट सेल। बात समझने की कोशिश करना, मैंने यूनिट सेल पहले क्यों बोला था, इसीलिए बोला कि मुझे क्रिस्टल की स्टडी करनी है, लेकिन क्रिस्टल की स्टडी कर नहीं सकते। अब क्रिस्टल की स्टडी करनी है और कर सकते नहीं है, तो फिर करेंगे कैसे। तो सीधी सीधी बात है, मैंने क्रिस्टल का एक स्मॉलेस्ट पार्ट ले लिया, एक स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग यूनिट ले ली जो क्रिस्टल की सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रही है। तो मुझे पूरा क्रिस्टल ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे केवल क्या करना है, उस स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग यूनिट को डिफाइन करना है। जैसे ही मैंने इसकी डिफाइन किया, इसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करी, इट मींस मैंने किसकी स्टडी कर ली, क्रिस्टल की। क्लियर है, तो अब हम इस पूरे चैप्टर में क्या करने वाले हैं, यूनिट सेल की स्टडी करने वाले हैं, ना कि क्रिस्टल की। तो जो भी मैं प्रॉपर्टी डिफाइन करूंगा वो यूनिट सेल की होगी, और यूनिट सेल की जो प्रॉपर्टीज है वो किसकी प्रॉपर्टीज है, ऑब्वियसली क्रिस्टल की। तो यहां से अपना सॉलिड स्टेट हम स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट टर्न पे हम देखेंगे कि अपने पास यूनिट सेल्स कितने टाइप्स की है, और फिर उनमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, एंड देन नेक्स्ट। थैंक यू।